गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। वैसे मध्यमान प्रमेय में काफी प्रमेय आती है, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही प्रमेय पे बात करेंगे, एक तो रोल प्रमेय और एक लांगराज प्रमेय। मध्यमान प्रमेय जो बहुत सारी प्रमेयों का एक संयुक्त रूप है, बहुत सारी प्रमेय का एक संयुक्त रूप है, इसलिए इसको मध्यमान MVT शॉर्ट फॉर्म में मध्यमान प्रमेय बहुत सुंदर है, बहुत शानदार प्रमेय है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस प्रमेय के। मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में जैसे मैंने बताया MVT। MVT जो थी शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो पहला पार्ट जो आता है वो है रोल प्रमेय का। रोल प्रमेय आते हैं जिसको शुरुआती प्रमेय कहा गया। मध्यमान प्रमेय उस समय उसका नाम नहीं था। तो उस समय तो एक सिर्फ एक कंसेप्ट था कि भाई ऐसी ऐसी शर्तें हैं, एक फलन है जिसपे आप कुछ शर्तें लगाते हैं और वो शर्तें लगाने के बाद आप उसका बिहेवियर जो है वो आप बता पाते हैं कि भाई इसमें ऐसा भी होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, है ना। जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा भी होगा। जैसे हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि अगर पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो स्वभाव से अच्छा भी होगा, है ना। अगर पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो स्वभाव से अच्छा भी होगा। तो इसमें तो हो सकता है फिर भी कोई अपवाद मिल जाए, लेकिन गणित में तो ऑब्वियसली बात है कोई अपवाद नहीं होगा। तो गणित में तो जब आप कुछ चीजें देखते हैं, कुछ शर्तें देखते हैं कि अगर ये शर्तें कोई पूरा कर रहा है तो उसमें ऐसा होगा। जैसा पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है अगर आपके पास एक त्रिभुज है और आपके पास उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अगर ये दो बातें हैं, अगर ये दो बातें हैं तो वो तीसरी बात आपको अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो उस आइडिया को समझिए। तो क्या है, आपका त्रिभुज है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय वो कहती है अगर आपके पास त्रिभुज है प्लस एक शर्त, शर्त नंबर एक, दूसरी शर्त एक समकोण है, एक कोण समकोण है मतलब 90 डिग्री का है, एक आपके पास त्रिभुज हो प्लस एक 90, उसमें एक 90 डिग्री का कोण हो। अगर ये दोनों बातें हो तो फिर ये बात जो मैं आगे कह रहा हूं ये बात भी सत्य होगी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होगा। अब बड़ी जो सुंदर चीज है मैथमेटिक्स की, सबसे सुंदर चीज यही है ना। मैथमेटिक्स की सबसे सुंदर चीज यही है। आपस में जो हिडन रिलेशन है, हिडन रिलेशन, इसे हिडन रिलेशन कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा इधर देखें तो आपको अजीब सा लगेगा, है ना। यही मैथमेटिक्स की जो सबसे सबसे शानदार चीज इसको कहते हैं, जो रिवेल्विंग नेचर कहते हैं, वो यही है कि आप इधर देखिए, इस साइड में देखिए, इस साइड में आपको कहीं भी भुजा का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे भुजा का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे चल रहा है एक त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 डिग्री है, एक त्रिभुज है, ये मान लो ये आपने एक त्रिभुज ले लिया,
उस त्रिभुज के अंदर एक 90 का कोण बना लिया, मान लो ये रहा 90 का कोण, ये 90 का कोण बना लिया। अब बताइए यहाँ पे अभी तक आपने कोई भुजा की बात की? आपने कोई भुजा की बात की नहीं। आपने कहा एक त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 है, कोई भुजा की बात नहीं। अचानक से ये दो बातें आपने मानी और मानते ही आपको पता चला कि इसकी भुजाओं में एक रिलेशन आ गया, इनकी भुजाओं में एक रिलेशन आ गया, एक हिडन रिलेशन क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ? आपकी इन दो शर्तों की वजह से। आपकी जो दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों ने एक तीसरी चीज और क्रिएट कर दी, एक थर्ड चीज और क्रिएट कर दी, एक नया चीज और तैयार कर दी। उसने कहा कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका नाम अगर हम सी रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, तो क्या मिल गया? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो कमाल है वो यही है कि कैसे एक अचानक से एक हिडन रिलेशन उसमें से निकल आया। रिपीट करो, यहां से देखो, मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा रहा है ना, ये मतलब पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ा रहा। एक्चुअली हर थ्योरम में ऐसा ही होता है, हर थ्योरम में ऐसा ही होता है। वो कुछ बातें आपसे मांगता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और अचानक ही वो आपको कहता है ऐसा होगा, ऐसा है। आप कहते हो हाँ है, ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो आप कहते हो ये भी है, फिर ये भी है, फिर ऐसे त्रिभुज है, बोला हाँ है, समकोण है, बोला हाँ है। तो फिर उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, चेक कर लो। कहां से आ गया? अचानक कहां से निकल के आ गया? त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण की बात हो रही है, कोण की बात हो रही है, ये भुजाओं का रिलेशन कहां से निकल के आ गया? जवाब है, फिर हम प्रूफ पे जाते हैं। जब हम प्रूफ पे जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये दो बातें मजबूर कर देती है इस बात को घटित होने के लिए। जब हम प्रूफ पे जाते हैं, जब हम व्युत्पत्ति पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो दो बातें हैं, ये इंटर रिलेटेड है थर्ड रिजल्ट से साथ। ये इंटर रिलेटेड है। जब आप ये दो बातें मानते हो तो मजबूर हो जाती है भुजाएं, भुजाएं मजबूर हो जाती है ये मानने के लिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये दो नहीं है, ये दो के साथ एक फ्री है, कि जैसे आप दो मानोगे आपको तीसरा भी मानना पड़ेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है थ्योरम। थ्योरम क्या करती है? थ्योरम यही करती है, आपस में जो इंटरकनेक्शन है उसको अनरील करती है, उसको दिखाती है कि देखो आपके त्रिभुज और समकोण का भुजाओं से एक रिलेशन है। अनरील हो गया, भुजाओं का रिलेशन निकल आया। तो थ्योरम का काम यही होता है कि वो आपसे दो एक जितनी भी शर्तें हैं वो ले, और उन शर्तों से जो इंटर रिलेटेड है, जो कनेक्टेड सत्य है, जो ट्रूथ उनके साथ अटैच है, वो बाहर निकाल के देखिए भाई अगर आपने ये सब माना तो आपको ये भी मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। तो यही है थ्योरम। तो थ्योरम का काम यही होता है, वो आपकी दी गई शर्तें या मांगी गई शर्तों को एक रिजल्ट के साथ जोड़ देती है कि जब जब ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। तो यही है इंपॉर्टेंट मीन्स थ्योरम का, मतलब थ्योरम यही होती है। एक्चुअली जो थ्योरम होती है वो यही होती है। थ्योरम चीजों का एक रिलेशन कनेक्ट करती है, आपको एक रिलेशन दिखाती है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना कि क्या आप करते हैं, आप क्या थ्योरम में बनाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय एक एग्जाम्पल है सिर्फ इस बात का कि मैंने समझाने के लिए। बाकी आप किसी भी थ्योरम को उठाइए, किसी भी थ्योरम को उठाइए, अगर आप जाएंगे हर थ्योरम में तो हर थ्योरम में यही हो रहा है। हर थ्योरम आपको यही बता रही है कि इनका इसके साथ बहुत गहरा नाता है, समकोण का भुजाओं के साथ बहुत गहरा नाता है। और क्या नाता है वो ये आ गया, यानी जब तक ये रहेगा तब तक ये रहेगा, ये है। तो ये, और फिर हम जब प्रूफ में जाते हैं, हम प्रूफ क्यों देखते हैं, है ना। बच्चे सोचते हैं नॉर्मली जो होता है 9वीं क्लास वाला बच्चा सोचता है हम प्रूफ इसलिए देखते हैं पेपर में आएगा, है ना, पेपर में आएगा इसलिए प्रूफ देखते हैं, जबकि जवाब है नहीं, पेपर में आएगा इसलिए नहीं देख रहे। हम एग्जैक्टली ये देखना चाहते हैं। अब एक्चुअली वो हमारा पढ़ाने का सिस्टम जो है वो ऐसा है, हम क्या करें कि हम बच्चों को थ्योरम इसलिए पढ़ा रहे हैं या इसलिए बच्चा पढ़ रहा है, हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि पेपर में आएगा, बच्चा पढ़ इसलिए रहा है कि पेपर में आएगा। तो ना तो पढ़ाने वाले का जो एम है, जो उद्देश्य है वो नेक है, ना पढ़ने वाले का नेक है। दोनों ही नेक नहीं है। पढ़ाने वाला भी नेक नहीं है क्योंकि वो भी इसलिए पढ़ा रहा है कि पेपर में आएगा, पढ़ने वाला भी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि पेपर में आएगा। दोनों ही पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर वो जो सुंदरता है, जो सही में, याद रखिए मैथ्स तो आपकी तब भी होती जब स्कूलें नहीं होती। जब स्कूलें नहीं थी मैथ्स तो तब भी थी,
और आज भी अगर स्कूलें बंद हो जाती है, आज भी स्कूलें अगर बंद हो जाती है, तो क्या मैथ्स का महत्व खत्म हो जाएगा? नहीं, मैथ्स का महत्व हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो आपके 10वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट या 9वीं की किताबों से जुड़ी हुई नहीं है। ये तो हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी, और इसको जितना आप जानोगे उतना ही मानव सभ्यता का विकास होगा। ये आपको 10वीं की मार्कशीट दिलाने के लिए नहीं आई, ये आपको 8वीं 9वीं 7वीं पास कराने के लिए नहीं आई, ये मानव कल्याण के लिए आई है ना? इंसानों का जो विकास है उसको बढ़ाने के लिए आई है। तो ये वो नहीं है कि 8वीं की मार्कशीट, लेकिन प्रॉब्लम हमारी सिस्टम की ये है कि हम इनको इसलिए पढ़ते हैं कि 8वीं पास करना है, 10वीं पास करना है, 12वीं पास करना है। तो इसलिए हमें वो जो बीच का जो गैप है, वो जो सही में जो देखना चाहिए वो दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ वो दिखता है पेपर में आएगी, पिछले साल आ चुकी, अब की बार आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कौन सी आएगी। तो हमारा तो इरादा ही बदल गया। अब इतने नेक इरादों से पढ़ोगे तो वैसे ही बनेगा। तो वही कारण यहाँ पे बन जाता है। तो ये मेन जो थ्योरम है उसकी कहानी को समझिए। मेन थ्योरम आपको आपस में रिलेशन क्रिएट करके देती है, और वो प्रूफ जो है वो बताता है कि कैसे कैसे एक कोण भुजाओं के साथ कनेक्ट हो गया, कैसे कोण मजबूर कर रहा है भुजाओं को बंधने के लिए, है ना? और प्रूफ देखो आप, बहुत मजा आएगा। इधर स्लो मोशन में होके धीरे धीरे से उसको पढ़ के देखो कैसे 90 डिग्री मजबूर कर रहा है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग को दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होने के लिए। देखो उसको, उसके प्रूफ को देखो। प्रूफ में कबल देखो, एक 90 डिग्री का कोण त्रिभुज में 90 मत बनाओ, बात गलत नहीं काम करेगी। यानी एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कैसे मजबूर कर रहा है भुजाओं को कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग को दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना पड़ रहा है। यह है प्रूफ की सुंदरता, जो आपको उसमें दिखाता है, वो मजबूरी दिखाता है कि कैसे मजबूर कर रहा है और कैसे एक जो सच है वो बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। यह है थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मध्यमान प्रमेय के अंदर, जिसे एमवीटी बोलते हैं अपन, एमवीटी के अंदर बहुत सारी थ्योरम है। सबसे पहले रोल आते हैं, पूरी चेन है इनकी। मीन वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले रोल्स आते हैं। सबसे पहले रोल्स आते हैं, पहले रोल्स थ्योरम आती है, और रोल पाते हैं कि कुछ शर्तें हैं, अगर वो पूरी होती है, अगर वो शर्तें पूरी होती है, तो जो फलन है, फलन के ऊपर बात हो रही है, अगर एक फलन है और उसके लिए एक इंटरवल है, एक फलन है आपके पास f और एक इंटरवल है जहां से आप x का मान लोगे। अगर आपके पास एक f है, फलन है, और एक इंटरवल है a से लेकर b तक का, जहां से आप x का मान फलन में डालेंगे, फलन में जो x का मान रखेंगे वो इसी इंटरवल से लिया जाएगा। तो अगर आपके पास एक फलन है और एक इंटरवल है ए बी, और उस पर कुछ शर्तें हैं जो ये पूरी कर दे। शर्त नंबर एक, एफ जो है वो संतत है। एफ इस बड़े अंतराल में, बड़े अंतराल का मतलब है किनारे भी शामिल है। अगर एफ इस बड़े अंतराल में संतत है। नंबर 2, एफ छोटे अंतराल में अवकलनीय है। अगर फलन संतत है, बड़े अंतराल में संतत है, छोटे अंतराल में अवकलनीय है। और तीसरी बात, इस इंटरवल के दोनों पॉइंट्स पे, दोनों किनारों पे फलन की वैल्यू सेम है। अगर ये तीन बातें फलन पे लागू होती है, तीन बातें, फलन संतत है अंतराल में, बड़े अंतराल में, बड़े अंतराल का मतलब किनारे भी शामिल है, यानी किनारों पे भी वो संतत है और किनारों के बीच में भी संतत है। ऐसे ही अवकलनीय जो छोटे अंतराल पे, छोटे अंतराल का मतलब बीच बीच में अवकलनीय होना चाहिए, किनारों पे चाहे मई भी हो तो भी चलेगा। फिर एफ ए बराबर एफ बी हो। अगर ये तीन बातें काम कर जाती है तो ये महम मजबूर कर देगी इस नतीजे को। तो एक नतीजा इनसे जनरेट होगा, एक निष्कर्ष निकल के आएगा। अगर ये दो बातें हुई तो, अगर सॉरी तीन बातें हुई तो, रोल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर ये तीन
होती हैं तो वह मजबूर कर देगी कि इंटरवल जो है आपका, इसके बीच में एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु सी आपको मिलेगा। एक, कम से कम एक, और भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। आपके इंटरवल के बीच में कहीं भी मिले, इंटरवल के बीच में मिलेगा, बीचों बीच मिले, बीचों बीच मिले, थोड़ा दायां मिले, थोड़ा बायां मिले, कहीं मिले, ए से बी के बीच में कहीं भी सी मिलेगा, कम से कम एक, 2 भी मिल जाएंगे, 3 भी मिल जाएंगे, और इस प्रकार मिलेंगे, सच दैट, इस प्रकार कि इस सी बिंदु पे अवकलन का मान 0 होगा। जो शर्तें दी है उससे निष्कर्ष का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को प्रूफ ही समझाएगा आपको कि कैसे इनका इससे लेना देना है। परमे है, इसका मतलब है लेना देना है। परमे आई है यूं ही तो नहीं है, लेना देना है तभी आई है। तो इन 3 बातों का इस चौथी बात से लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। अगर इन तीनों में से एक भी बात गलत हो जाती है तो यह बात नहीं आ सकती, है ना। वो प्रूफ में देखना पड़ेगा, है ना। मैंने कहा ना, प्रूफ ही आपको वो जो एलिगेंसी है, वो जो हकीकत है, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब नंबर 1 शर्त, नंबर 2 शर्त, नंबर 3 शर्त कैसे मिलकर इसको बना रही है। बनी इन तीनों से ही, इन तीनों से ये बनी है। ऑब्वियसली बात है, ये चीज बनने में इन तीनों का इस्तेमाल हुआ है, तभी शर्तें हैं। तो ये तीनों का इस्तेमाल होके ही ये आया है। इसका मतलब इन 3 में से कोई भी ना होती तो ये भी ना होती। तो परमे यही बताती है। परमे क्या होती है, आपसे कुछ चीजें लेती है, उन चीजों को मिक्स करती है और उसमें से कुछ नया निकाल के आपको देती है कि ये रहा, इनसे ये भी बन सकता है ना। होता है ना, ऐसे तो होता है। हाँ भैया, तो ये है हमारी रोल परमे। तो रोल ने, अब जो कमाल था, ये सिर्फ कमाल यहां तक नहीं था, रोल का जो कमाल था वो शानदार था, क्योंकि रोल ने पहली बार जो आपका इंटरवल है, देखो यहाँ पे अगर गौर करो तो आप एक कॉमन कॉमन बातें कर रहे हैं। संतत, नॉर्मली अधिकतर फलन संतत होते हैं। अवकलनीय, आपके जितने भी फलन है मोटा मोटी देखो सबके सब अवकलनीय, संतत है, अवकलनीय है। और इंटरवल में एफ ए बराबर एफ बी, ये शर्त थोड़ी सी कम मिलती है कि नॉर्मली फलनों का मान शुरुआत के बिंदु और अंतिम बिंदु पे बराबर हो, ये थोड़ा कम है। लेकिन संतत फलन जहान भरे पड़े, संतत फलन सारे संतत है। आपका साइन संतत है, कॉस संतत है, ई की पावर एक्स संतत है। आप अपने नॉर्मल फलन को देखिए, मोटा मोटी जितने भी फलन आप देखते हैं बहुपद है, सारे बहुपद संतत है, सबके सब संतत है, सबके सब अवकलनीय है। तो सातत्य अवकलनता आपके फलनों में ज्यादातर पाई जाती है। ज्यादातर आपके फलन संतत है, ज्यादातर आपके फलन अवकलनीय है, ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आपके जितने हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, वो सबके सब संतत है और सबके सब अवकलनीय है ना। तो वो जो संतत अवकलनीय है, बस एफ ए बराबर एफ बी, ये कमजोर है, ये कड़ी थोड़ी सी कमजोर है, ये कंडीशन कमजोर है। ये आगे लांगराज अभी आएंगे आगे, और लांगराज इस कमजोर कड़ी को हटा देंगे ताकि ज्यादातर फलनों पे ये परमे, रोल परमे जो है वो ज्यादातर फलनों पे लग सके, और उन्होंने ये कंडीशन फिर वो हटा देंगे। अब कैसे हटाई उसके ऊपर बात करेंगे। तो रोल ने जो दिया वो था, आइडिया ये था कि ये चीज कमाल की है। कमाल की इसी वजह से मैंने बताया कि अधिकतर फलन जो हमारे होते हैं वो संतत होते हैं, अवकलनीय होते हैं, एफ ए बराबर एफ बी वाली दिक्कत है। लेकिन एक भविष्यवाणी ये जरूर करता है कि सी जो मान है वो अंतराल के अंदर आएगा, इसीलिए इसको मध्य मान परमे कहा गया, एमवीटी कहा गया, मीन वैल्यू थ्योरम। आपको ये मध्य की किसी बिंदु की भविष्यवाणी करती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये वास्तविक भविष्यवाणी है। मतलब आएगा ही आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। ए और बी के बीच में आपको एक सी ऐसा आएगा कि उस पे अवकलन का मान 0 होगा। तो इसीलिए इसको मध्यमान परमे कहा गया। फिर इस परमे को और अध्ययन किया गया। दूसरा अध्ययन था, पहला था रोल का। रोल के काफी समय बाद लांगराज आते हैं, और लांगराज जैसे मैंने बताया कि बहुत कम फलन आपको ऐसे मिलेंगे जिन पे आपका ये बराबर होगा, एफ ए बराबर एफ बी। क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी का मतलब आप चाहते हैं कि जो भी आपका इंटरवल है उसके आगे वाले पे और उसके पीछे वाले पे, दोनों पे मान बराबर हो फलन का। तो ये शर्त थोड़ा सा इस परमे को कमजोर कर देती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है तीनों शर्तें ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक भी शर्त हटाओगे तो परिणाम ये नहीं रहेगा, परिणाम भी कुछ नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों होंगी तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर परिणाम भी ये नहीं होगा। तो इस शर्त को लांगराज ने हटाया और एक नया परिणाम जनरेट किया जिसको लांगराज थ्योरम के नाम से जाना जाता है, और लांगराज ने इसका व्यापीकरण कर दिया, लांगराज परमे। वही लांगराज का भी सेम आइडिया था,
इस प्रमेय को और व्यापक बनाने में। और व्यापक बनाने के, तो उन्होंने कहा सेम वही लांगराज प्रमेय में भी वो कहा कि एक फलन होना चाहिए आपके पास और एक इंटरवल ले लो जहां से आप x का मान लोगे, और इस बार आपसे शर्तें सिर्फ दो मांगेंगे, सिर्फ दो शर्तें। नंबर एक, f बड़े अंतराल पे संतत हो, और छोटे अंतराल पे अवकलनीय हो। और लांगराज ने वो शर्त हटा दी जिसमें एफ ए बराबर एफ बी की रिक्वायरमेंट थी। अब शर्त हटाइए तो परिणाम बदलेगा, निश्चित तौर पे परिणाम उसी से बने। आज आप 90 को 89 कर दो, 90 को 89 कर दो, तो कर्ण का वर्ग बराबर नहीं रहेगा लंब का वर्ग आधार का वर्ग। हाँ ऑब्वियसली बात है, कुछ और आ जाएगा, कुछ नया बनेगा, कुछ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो तो नहीं बनेगा, वो तो 90 से ही बनेगा। तो प्रमेय के साथ इतनी इंटरकनेक्शन होता है कि एक गया तो दूसरा भी जाएगा, एक गया तो दूसरा भी जाएगा। अगर आप शर्तों को चेंज कर रहे हो तो परिणाम भी चेंज होगा। शर्तों के साथ ही परिणाम है, शर्तों के साथ ही परिणाम है। अगर आप शर्त को बदल रहे हो तो ये मत सोचो कि परिणाम वही पड़ा रह जाएगा, परिणाम तो वही रह जाएगा, बस शर्त चेंज हो जाएगी। नहीं, शर्त के साथ ही परिणाम चेंज हो जाएगा। शर्त चेंज हुई, परिणाम भी चेंज हो गया। अब आपने शर्त हटा दी तीसरी, तीसरी हटाते ही आपका परिणाम बदल गया। अब परिणाम नया आएगा। नया परिणाम ये है, बिल्कुल मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा नया होगा। वो ये है कि इस बार आपको फिर से सी मिलेगा, ए बी के बीच में ही मिलेगा, सी मिलेगा, ए और बी के बीच में मिलेगा, कम से कम एक पक्का मिलेगा। लेकिन मिलेगा ऐसा कि सी पे अवकलन का मान 0 नहीं बल्कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। आपको एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा जिसपे एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर होगा। एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए एफ डैश सी। परिणाम बदल गया क्योंकि शर्त बदल दी आपने। अब आप शर्तें बदलोगे, गणित तो बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आप एक शर्त हटा रहे हो तो परिणाम वो नहीं मिलेगा, परिणाम भी फिर बदल के मिलेगा, क्योंकि उस शर्त की वजह से वो परिणाम आया था, तो वो शर्त ही नहीं रही तो परिणाम भी नहीं आ गया, तो ये परिणाम आएगा। ये दो प्रमेय है, रोल प्रमेय, लांगराज प्रमेय। फिर इसमें और विस्तार हुआ, फिर कई लोग और आए और इस एमवीटी को जो है इसको आगे बढ़ा बढ़ा के ले गए। उसके बाद कोशी आए, कोशी ने इसको दो फलनों के लिए बनाया, जैसे रोल और लांगराज ने एक ही फलन एफ के लिए बनाया। कोशी आते हैं, एफ और जी दो फलनों के लिए इसको बना देते हैं। फिर कोशी के बाद में और आगे आते हैं, टेलर आते हैं, मैक्लोरिच आते हैं, शेक्लोमिच आते हैं, रोशी आते हैं, और टेलर का नाम आ ही गया, टेलर आते हैं। तो ये सब लोग आते हैं और इसको एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रमेय को। और फिर वो कहते हैं कि एक अवकलन तक नहीं, दो अवकलन, तीन अवकलन, चार अवकलन, फिर एन अवकलन तक इसको बढ़ा देते हैं, और एमवीटी फिर बढ़ती चली जाती है और बड़े, फिर ये एक चर वाले फलनों के लिए, फिर दो चर वाले फलनों के लिए आ जाती है, तो प्रमेय फिर बढ़ती चली जाती है और पूरी की पूरी अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है, एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम अब अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा पेपर हो गया अपना एक। इसमें सब कुछ आएगा, बहुत लंबा आएगा, लेकिन फिलहाल हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही बचती है, एक तो रोल और एक लांगराज। जब हम ये दो पढ़ेंगे तो हमें दो शर्तें चेक करनी होगी कि हमारा फलन संतत हो, नंबर एक, और हमारा फलन अवकलनीय हो। अगर लांगराज लगा रहे हैं तो संतत और अवकलनीय दो होना चाहिए, और अगर रोल की बात हो रही है तो फिर तीन चीजें चाहिए होगी, संतत भी हो, अवकलन का मान भी आता हो, और एफ ए बराबर एफ बी भी हो। ये तीनों हो तो फिर आप सी का मान ऐसे निकालेंगे, आपको सी बिंदु ए बी के अंदर मिलेगा और उस पर अवकलन का मान 0 होगा। तो पूछेगा कि बताओ रोल प्रमेय लागू होती है तो सी का मान निकालो, तो इसमें रख के रोल प्रमेय के लिए यहाँ से सी निकलेगा और लांगराज प्रमेय के लिए यहाँ से सी निकलेगा, और इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक बार देखें कि इनकी आवश्यकता क्यों है, इनको ग्राफिकली समझे। प्रूफ, वैसे तो प्रूफ
है ना। वैसे प्रूफ नहीं कर रहा मैं, ग्राफिकली प्रूफ करते हैं, ग्राफिकली इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है, ग्राफिकल प्रूफ की बात करते हैं। ग्राफ की सहायता से मैं समझाता हूं कि क्यों इन तीनों शर्तों ने क्या बना दिया। ये जो तीनों शर्तें हैं ये कैसे मजबूर कर देती है इस चौथी शर्त को आने के लिए, ये चौथी शर्त कैसे आ जाती है। मतलब किसी फलन का संतत होना, अवकलनीय होना और एफ ए बराबर एफ बी होने से, इन तीन बातों से ये कैसे कंफर्म हो गया, कैसे गारंटी हो गई कि भाई एक बिंदु सी ऐसा आएगा जिसपे अवकलन का मान 0 होगा। ये सुनिश्चित कैसे हुआ? तो ये सुनिश्चित ऐसे हुआ कि जब भी आप कहते हैं कि हमारा फलन संतत है, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं, जब भी आप कहते हैं कि आपका फलन f संतत है, तो इसका ज्यामिति के अंदर अर्थ ये होता है कि आपका फलन लगातार है। जब भी आप कहते हो कि मेरा फलन संतत है, इसका मतलब अर्थ ये होता है कि इसका जब चित्र बनेगा तो इस चित्र में ये ग्राफ लगातार होगा, बिना टूटे बनेगा। ए से बी के बीच में लगातार होगा, लगातार, बिना टूटे, बिना टूटे बनेगा। जब आप संतत कहते हो, संतत का मतलब यही होता है, संतत का मतलब यही होता है कि जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे, चित्र बनाओगे, तो ग्राफ को बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, सीधा बिल्कुल बनेगा, कोई भी पॉइंट बीच में से ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये होता है सातत्य का मतलब। तो आपका फलन ए बी में संतत है, इसका मतलब ए से लेकर बी के बीच में आपका ग्राफ लगातार बनेगा बिना टूटे। जब दूसरी शर्त आप कहते हैं कि मेरा फलन अवकलनीय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ जो है उसके प्रत्येक बिंदु पे स्पर्श रेखा आएगी, क्योंकि अवकलन का मतलब ढाल होता है, अवकलन का मतलब ढाल होता है, ढाल स्पर्श रेखा की होती है, यानी हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा आएगी, हर बिंदु पे। अच्छा, एक स्पर्श रेखा कैसे कहा? कि हर बिंदु पे अवकलन का मान 1 होगा, और अवकलन का मान 1 होगा तो एक ही स्पर्श रेखा आएगी, क्योंकि एक मान मतलब एक ढाल मतलब एक स्पर्श रेखा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप कहते हैं कि मेरा फलन अवकलनीय है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा आएगी, प्रत्येक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा आएगी, केवल अनिवार्यता, केवल एक स्पर्श रेखा आएगी, हर बिंदु पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा आएगी। ये दूसरी बात का मतलब हुआ। जब आप अवकलनीय बोल रहे हैं तो अवकलनीय का मतलब है कि आपका जो ग्राफ होगा, ये जो एफ है, अगर ये अवकलनीय है तो इसके हर बिंदु पे ठीक एक स्पर्श रेखा आएगी, ठीक एक स्पर्श रेखा। फिर नंबर तीसरी, तीसरी शर्त का क्या मायने है? तीसरी शर्त में आपने कहा कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी ग्राफ जहां से शुरू करेगा और जहां खत्म करेगा वहां पर फलन का मान बराबर है। और फलन का मान अगर हम वाई एक्स के ऊपर लेते हैं तो ए बिंदु पे भी वही ऊंचाई आएगी और बी बिंदु पे भी वही ऊंचाई आएगी, यानी आपके एक्स के जो ए और बी मान है, उन दोनों मान पे आपके वाई का मान यानी फलन का मान सेम होगा, तो ऊंचाई सेम होगी। ये तीन बातें होगी। इसका मतलब हुआ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर ऊंचाई सेम होगी। तो तीन शर्तों का ये मतलब है, जो तीन शर्तें मांगी है उनसे ये ग्राफ में ये तीन खास बातें पैदा हो जाएगी। अगर आप रोल प्रमेय की शर्तों को आपका फलन अंतराल ए बी में पूरा कर रहा है, इसका मतलब वो लगातार है, नंबर एक। नंबर दो, उसके हर बिंदु पे ठीक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नंबर तीन, वो जिस ऊंचाई से शुरू करेगा उसी ऊंचाई पे ग्राफ खत्म होगा। तो अब इन तीनों शर्तों के अंतर्गत अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें, अगर इन तीन शर्तों के अंतर्गत हम संभावित ग्राफ प्लॉट करें, तो शर्तें याद रखना, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, नंबर एक, नंबर एक टूटना नहीं चाहिए। नंबर दो, प्रत्येक बिंदु पे ठीक एक ही स्पर्श रेखा आनी चाहिए। नंबर तीन, जिस ऊंचाई से शुरू करे उसी ऊंचाई पे खत्म करे। तो अब इनके आधार पे आप अपने हिसाब से जो मन में आए वो ग्राफ प्लॉट करो, जो मन में आए, और गणित का आनंद लो।
देखो गणित कैसे इसको मजबूर करेगी, वो चौथी शर्त बनाने के लिए, चौथी शर्त बनाने के लिए इसे कैसे मजबूर कर देती है कि चौथी शर्त आके ही रहेगी। ये रहा, ग्राफ को जिस ऊंचाई से शुरू करो उसी ऊंचाई पे खत्म करना पड़ेगा, जिस भी ऊंचाई से, क्योंकि ए बिंदु पे जो भी फलन का मान है, आपने रोल प्रमेय की शर्तों को पूरा किया है, तो जो भी ए पे मान है उतना ही मान आपका बी पे रहेगा, सेम ऊंचाई। हाँ, बीच में ग्राफ चाहे कैसा ही बनाओ, ऊंचाई तो सेम रहेगी, क्योंकि जो मान ए पे है उतना ही मान बी पे है, एफ ए बराबर है एफ बी। अब संभावित ग्राफ बना बना के देखो कि कौन कौन सा ग्राफ आप बना सकते हैं, जैसे मन में आए, जैसे भी मन में आए। मान लीजिए ये बना दिया, एक ग्राफ ये बन गया, और एक ग्राफ मान लो ये बना दिया। इन दो के बीच पेन उठा नहीं सकते, पेन उठा नहीं सकते, और ये ग्राफ बना दिया। ये बना दिया, या और कोई बना लो, और कोई दिमाग में आ रहा है, सारे बना लो, सारी शंकाएं मिटा लो अपनी। और कोई ग्राफ ध्यान में आ रहा हो तो वो बना लो। पेन उठाना नहीं है, नंबर एक बात, पेन उठाना नहीं है। नंबर दो बात, हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा आनी चाहिए। ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना, हर बिंदु पे एक स्पर्श रेखा आनी चाहिए। नंबर तीन, प्रत्येक बिंदु पे एफ ए एफ बी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पे मान बराबर होना चाहिए। अब ये जो सारे संभावित ग्राफ आपने बनाए हैं, आप देखेंगे कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, आप एक खास बात पाएंगे। अगर मैं इस पिंक वाले में आता हूं, तो पिंक वाले में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर होगी, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी। इसमें कई पॉइंट मिलेंगे जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, ऑरेंज वाले में कई मिलेंगे, इसमें आए तो इसमें भी कई मिलेंगे। सही है, इन वक्रों में आपको वो बिंदु मिल रहा है जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर है, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, अभी पढ़ के आए हो, अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है मतलब ढाल जीरो है, ढाल जीरो है, अवकलन जीरो है, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर अवकलन का मान जीरो है, इन पॉइंट्स के ऊपर अवकलन का मान जीरो है। ये वो पॉइंट्स है जिन पे अवकलन का मान जीरो है, और जिन बिंदुओं पे आ रहा है उन बिंदु को सी कह देते हैं। और ये देखो सारे के सारे बिंदु ए और बी के बीच में है, ये सब के सब पॉइंट ए और बी के बीच में, ये सब पॉइंट ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में ही आपको, आप जो भी संभावित ग्राफ है सारे बनाइए, मेहनत करिए थोड़ी अपने आप से, बनाइए और देखिए, उसमें आपको एक बिंदु ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट एक बिंदु, कम से कम एक, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी। और अगर वो बिंदु नहीं मिलता है, मान लीजिए आपको कोई बिंदु नहीं मिलता है जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, इसका मतलब रोल प्रमेय गलत है। लेकिन रोल प्रमेय तो गलत नहीं हो सकती, तो फिर गलती क्या हुई होगी? फिर गलती ये हुई है कि तीन शर्तों में से कोई ना कोई शर्त टूट रही है, तीन शर्तों में से कोई ना कोई शर्त टूट रही है। अगर आपने ग्राफ बनाया, मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में आपको कोई भी बिंदु ऐसा नहीं मिला जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, कोई भी बिंदु आपको ऐसा नहीं मिला जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, मतलब रोल प्रमेय लागू नहीं हो रही। और रोल प्रमेय लागू नहीं हो रही, इसका मतलब है कि तीन शर्तों में से कोई ना कोई शर्त आपने तोड़ी है, पक्की बात है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ये वाला जो ग्राफ है क्रीम कलर वाला, इसको देखो, इस क्रीम वाले को। अब क्रीम वाले ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, नहीं है ना, कोई भी नहीं।
इस वक्र में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्शिका खींचूंगा तो ये आएगी, इस पे खींचूंगा तो ये आएगी। इस वक्र में कोई स्पर्शिका नहीं है जो एक्स एक्स के समांतर है, कोई भी बिंदु नहीं है जिसपे खींची गई स्पर्शिका एक्स एक्स के समांतर है। इसका मतलब रोल प्रमेय गलत है, लेकिन रोल प्रमेय गलत नहीं हो सकती। तो फिर गलती क्या हुई है? गलती हुई है कोई शर्त आपने नहीं मानी। चेक करते हैं। संतत है, क्या लगातार बनाया ग्राफ? हाँ लगातार बनाया, डन, पहली शर्त लगाइए। दूसरी शर्त, क्या हर बिंदु पे एक ही स्पर्शरेखा आ रही है? जवाब है नहीं। ये ग्राफ जो आपने बनाया है, इस ग्राफ के इस बिंदु पे दो स्पर्शरेखाएं आ रही है। देखो इस बिंदु पे दो स्पर्शरेखाएं आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी ये शर्त आपने लागू नहीं की और ये शर्त नहीं लगाई, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। अगर आपके त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग नहीं आ रहा है, तो अपने त्रिभुज में जाके उस 90 डिग्री वाले कोण को चेक करिए, वो 90 नहीं है, वो 90 नहीं है, क्योंकि जब भी वो 90 होगा ये आएगा। इसका मतलब कोई भी चीज अगर टूट रही है, वो काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है तीन शर्तों में से कोई ना कोई शर्त उल्लंघन हो रहा है, मान्य नहीं है। तो ये देखा यहाँ पे इस पे ग्राफ पे काम नहीं कर रहा था, तो इस ग्राफ ने शर्त नंबर 2 की पालना नहीं कर रहा। शर्त नंबर 2 ने कहा था कि हर बिंदु पे एक स्पर्शिका होनी चाहिए, ठीक एक, ये देखो केवल एक। केवल का मतलब केवल ही होता है, केवल का मतलब दो नहीं होता, तो यहाँ तो दो गया, तो इसलिए। और जिसका देखो जिस पे एक स्पर्शिका है उस पे लागू है। बाकी इस वाले को देखें तो ये रहा। बहुत से पॉइंट है जिन पे खींची गई स्पर्शरेखा एक्स एक्स। अब कल्पना करके ये देखो कि सोचने वाली बात यहां से बनती है कि कैसे इसने मजबूर किया, कैसे इसने बांधा। देखो कैसे इसने बांधा ग्राफ को, है ना। यही तो बात होती है ना, ये इंट्यूशन जो देखते हैं कि भाई ये शर्तें आप अब लगाओगे। जैसे आप चेकमेट करते हैं, आप चेस खेलते हैं, चेस में क्या होता है, आप यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे चाल चलूंगा या ऐसे मैं इसको घेर लूंगा तो लास्ट में इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये फंस जाएगा, इसको गेम छोड़ना पड़ेगा। तो बस वही बात है, यहाँ पे भी आप शर्तें ऐसे लगाते हैं कि घेराबंदी कर लेते हैं, इस तरीके से घेराबंदी कर लेते हैं कि रिजल्ट को बाहर पॉपअप होना ही पड़ता है। तो ये घेराबंदी हुई है, संतत अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी करके घेराबंदी करी कि अब ग्राफ को एक बिंदु ऐसा बनाना ही पड़ेगा जिसपे खींची गई स्पर्शरेखा एक्स एक्स के समांतर हो, और एक्स एक्स के समांतर हो मतलब ढाल वहां पे जीरो। तो इन्होंने ये बाध्यता पैदा कर दी। ये है रोल प्रमेय का ग्राफिकल प्रूफ। ग्राफ से देखो आप तो ऐसे प्रूफ होता है। बाकी इसका अल्जेब्रिक प्रूफ भी है, मतलब एक्स वाई जैसे समीकरण के हिसाब से भी वो भी प्रूफ होता है, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। पढ़ना चाहो तो आप किताब से देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 113। एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि बराबर है एक्स एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये रोल प्रमेय की सारी शर्तों को इस अंतराल में पूरा करता है। रोल प्रमेय की तीनों शर्तें पूरी हो रही है, तो बस आप तो वैल्यू ऑफ सी बता दो, सी का मान कितना होगा ये बता दो। इस ग्राफ के लिए, इस फलन के लिए सी का मान कितना होगा वो बता दो। अंतराल आपके पास है, सी का मान बताना है। अंतराल आपके पास है, सी का मान बताना है। तो अवकलन करें पहले इसका, अवकलन करें तो एफ डैश एक्स, अवकलन करने पर गुणा का नियम लगेगा। एक्स का एक हो गया, एक्स प्लस 3 को छोड़ दिया, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 को भी छोड़ दिया, प्लस फिर एक्स को छोड़ दिया, एक्स का एक, 3 का 0, फिर आप एक्स माइनस 1/2, ये हो गया। अब इसमें सी रख के बराबर 0 कर दो, और कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन आ जाएगा।
चर घातांकी फलन कभी 0 होता नहीं है, ये तो कभी 0 होता नहीं है। अच्छा, माइनस का 1/2 रह गया। माइनस का 1/2 रह गया। ये 2c हो गया, 4 में से गया c/2। -c²/2, 4c - c/2, 2 से -2 से गुणा करने पर। c का एक मान 3 आ गया, एक मान -2 आ गया। अंतराल से बाहर वाला लेना नहीं है, अंतराल के अंदर वाला लेना है, तो c - 2 हो गया। बताइए कौन से इंटरवल में ये रोल्स प्रमेय की सारी शर्तों को पूरा करेगा? किस अंतराल में रोल्स प्रमेय की शर्तों को ये पूरा करेगा? इस फंक्शन के लिए अंतराल बताइए, कौन सा अंतराल इस फलन के लिए होना चाहिए जिसमें रोल प्रमेय की तीनों शर्तें काम कर जाए, मतलब संतत भी हो जाए, अवकलनीय भी हो जाए, संतत भी हो, अवकलनीय भी हो, और FA बराबर FB भी हो। वो कौन सा होगा? कौन सा इंटरवल होगा? तो अगर हम यहां देखें तो यहाँ FA बराबर FB संतुष्ट हो रहा है, FA बराबर FB संतुष्ट हो रहा है, मतलब 0 पे जो फलन का मान है वही 3 पर है। तो यहाँ पे तीसरी शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन पहली शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि x बराबर 1 पर फलन असंतत है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो तो गलत है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसके दोनों बिंदुओं पे सेम मान नहीं आ रहा, -3 पर और 0 पर एक मान नहीं आ रहा, ये इसलिए गलत हो गया। और इसमें भी वही चीज है, इसमें भी 1.5 पर और 3 पर दोनों पे मान बराबर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसलिए फॉर नो इंटरवल, यहाँ पे ऐसा कोई इंटरवल नहीं है, और ना ही इसमें कोई इंटरवल ऐसा बनेगा जिसपे ये रोल प्रमेय को संतुष्ट कर सके। अब यहाँ पे देखा आपने एक अच्छी खासी प्रमेय जो है वो कम इफेक्टिव हो गई,
इतनी अच्छी परमें, रोल परमें इतनी अच्छी होने के बाद भी कम इफेक्टिव है, कारण कि आपको ऐसे फलन मिलते ही नहीं है जो वापस से अपने मान को रिपीट कर जाए। अब जैसे ये 0 और 3 पे अपने मान रिपीट कर रहा है, देखो 0 3 पे रिपीट कर रहा है और उसके बाद में कभी रिपीट नहीं करता, उसके बाद में ये कभी भी अपने मानों को रिपीट नहीं करता। अब इन फलनों के साथ दिक्कत ये है कि फिर आपको वो जो तीसरी शर्त है एफ ए बराबर एफ बी वो लगानी है, और वो लगाए बिना रोल पर में नहीं लगेगी, और वो हर कोई फलन पूरा नहीं करता। हर कोई फलन अपने मान को दोबारा ग्रहण करे, रिपीट करे, ऐसे फलन कई होते हैं, कई नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते। अपने मान को दोबारा ग्रहण करे, ऐसे फलन कम हो रहते हैं। तो इस वजह से रोल पर में जो है वो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्यों? एफ ए बराबर एफ बी की वजह से। तो तभी फिर आता है लांगराज प्रमेय। लांगराज प्रमेय का यही काम है, वो आके संभाल जाता है ना। तो ये जो बड़ी चीज है वो ये है कि कैसे, आज तो बहुत छोटा लग रहा है, आज तो इन चीजों को बहुत छोटे तरीके से हम देख सकते हैं कि जब लांगराज ने जब इसको किया होगा तो कैसे पहले आइडेंटिफाई किया होगा कि रोल परमे में कहाँ प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम आई है चलो वो आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद में उसको सॉल्व करना वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आप आसपास में देखिए हजारों प्रॉब्लम है, हजारों हजारों प्रॉब्लम आपके आसपास है ना। देखते ही आप सड़कों पे निकलो, हजारों हजारों प्रॉब्लम है जो आपको दिखती है, और पता है एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो आप अमीर बन जाओगे। सही है गलत है? एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो आप अमीर आदमी बन जाओगे। आप सड़क पे जाओ, रोड पे जाओ और देखो हजारों प्रॉब्लम आपको दिखेगी, हजारों, और पता है हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आप अमीर बन जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है कि सॉल्व करें कैसे, सॉल्व करें कैसे। तो कोई कि अमीर बनना मुश्किल है, नहीं, अमीर बनना बहुत आसान है। लेकिन दिक्कत ये है जो मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो स्कूल वालों के साथ मैं आपको कहानी सुना रहा था कि स्कूल के साथ जो माथापच्ची हुई मेरी वो ये हुई कि आप जो किताबें पढ़ा रहे हो वो कंप्लीट यूजलेस है, वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एमएससी वाले बच्चे, पढ़े हुए बच्चों को ये नहीं पता इक्वेशन होती क्या है। जिसे ये नहीं पता इक्वेशन होती क्या है तो वो रियल टाइम में उस चीज को कहाँ यूज करेगा, वो कैसे यूज करेगा? वो पढ़ा हुआ है, मार्कशीट लेके घूम रहा है, उसके पास नॉलेज के नाम पे सिर्फ मार्कशीट है, उसके ज्ञान के प्रमाण के तौर पे सिर्फ मार्कशीट है। आप उसे कहोगे प्रूफ करो कि तुम एमएससी की हो, वो इतने मार्कशीट लाके दिखा देगा, ये रही बीएससी, ये रही एमएससी, और एमएससी की ये रही। अब उसे कहोगे यार मार्कशीट रहने दे, अब प्रूफ करके बता कि तूने एमएससी की हुई है, कुछ ऐसा बता जिससे पता चले कि तूने एमएससी मैथ्स की हुई है। फिर तो दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि कभी हजारों, है ना, आप, मैंने बराबर कहा कि बाहर जाके देखिए हजारों हजारों समस्याएं हैं इस दुनिया के अंदर, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और आप करोड़पति बन जाएंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम। आप दुकान पे जा रहे हैं, अच्छा प्रॉब्लम ढूंढनी है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप किसी दुकान पे जाके खड़े हुई है, देखिए आप किस चीज से परेशान हो रहे हैं। आप जिस चीज से परेशान हो रहे हैं वो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना है, क्योंकि वो उस दुकान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत की हर दुकान की प्रॉब्लम है। क्योंकि दुकान, किसी भी दुकान पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भारत की हर दुकान की प्रॉब्लम है, और भारत की हर दुकान की प्रॉब्लम है तो जाइए सॉल्व करिए, काम करो, आप तैयार, खत्म। आपको मिलेनियर बिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत, हमें प्रॉब्लम तो समझ में आती है, सॉल्यूशन करना हमने कभी सीखा ही नहीं, सॉल्यूशन करना हमें नहीं आता, क्योंकि हम क्रिएटिव तरीके से सोच ही नहीं पाते। दिक्कत तो यही है। इसलिए ये जो 12th है, ये बीएससी है, ये एमएससी है, ये सिर्फ कागजों से ज्यादा कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ कागज है, ढेर सारे कागज, है ना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो अभी बहुत अच्छा नाटक चलता है शार्क टैंक करके, शार्क टैंक देखा करो आप शार्क टैंक देखो, आपको समझ में आएगा कि किताबों में जो है वो कोई काम का नहीं, अगर उसको कोई आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अगर आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते तो वो कचरा है। आज आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया ना, काम यहाँ खत्म नहीं होता, काम यहाँ से शुरू होता है। कहाँ यूज करोगे, कहाँ इसको यूज करोगे? अब ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, बस हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कोर्स में है, और कोर्स तो हमें सिर्फ पढ़ाएगा कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, और हम वो पढ़ लेंगे। यूज करना हमें करना नहीं आता, हमें करना नहीं आता, कोई और यूज करेगा। कोई यूज करेगा, करोड़पति कौन बनेगा? जो यूज करेगा। जो इसको यूज करेगा वो करोड़पति बनेगा, तो हम नहीं बनेंगे।
इसीलिए हम नहीं बनते, इसीलिए हम हमेशा इसी परिस्थिति में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ी है वो पढ़ी है, समझी नहीं है कि कहाँ इनको अप्लाई किया जा सकता है। और ये हमारा सिस्टम नहीं सिखाता, जैसे मैंने बताया कि हमारा सिस्टम है ही नहीं इस तरीके का। हमारा सिस्टम जल्दी जल्दी पढ़ाता है, जल्दी जल्दी पढ़ाता है। हिंदी पढ़नी आने लग गई, इंग्लिश पढ़नी आने लगी, मैथ्स आने लगी, सवाल निकालने आने लग गए, साधारण ब्याज निकालना आने लग गया, बस ये निकालना आने लग गया, वो निकालने आने लग गया, बस कहाँ काम आ रही है वो उसको सीखने का मौका ही नहीं देते, वो ना सीख पाता है। अब इस चक्कर में वो जिंदगी भर यही घसीटता रहता है जो भी चल रहा है। हाँ, नहीं देखते होंगे ना आप लोग, तो देखिए वहां पे वो लोग क्या करते हैं। आपकी ज्यादा नॉर्मली आप देखेंगे तो आपकी एज के आसपास के बच्चे होते हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लोग होते हैं, जो कैसे चीजों को मतलब शेप दे रहे हैं, कैसे चीजों को यूज कर रहे हैं, वो सीखना है। वो है ज्ञान जो चाहिए, वो नहीं है। Fx बराबर, तो एक छोटा सा, चलो इसी पे आ जाओ, आपको चीज दिखाता हूँ। आज पाई डे है ना, आज पाई डे है। ये पाई की वैल्यू है, मैं पूरी वैल्यू निकाल देता हूँ। ऑल डिजिट्स ऑफ पाई, ये देखो, ये पाई के सारे डिजिट है, ये देखो, ये रहे, ये पाई के सारे डिजिट नहीं है, सारे डिजिट नहीं है ये, यहाँ पे खत्म हो गया। पाई के जो डिजिट अभी तक जो ढूंढे गए हैं, ये है, अगर पढ़ना शुरू करें, थोड़ा बड़ा करूं, ये दिख जाएंगे आपको। ये 1000 डेसिमल तक है, 1000 दशमलव के 1000वें हिस्से तक के जो है डिजिट वो लिखे गए, 3.1415926 3 डैश 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 डैश, ये हो गया। अब दूसरा हो गया डेसिमल, हो गया। डेसिमल 1000 तक है, 10,000 तक भी ढूंढे जा चुके हैं, 10 लाख तक भी ढूंढे जा चुके हैं, 10 करोड़ तक भी ढूंढे जा चुके हैं, 10 अरब तक भी ढूंढे जा चुके हैं, और 100 खरब तक भी पाई के डिजिट ढूंढे जा चुके हैं। अगर मैं सारे वो जो डिजिट है वो अगर देखें तो आपका कंप्यूटर को स्क्रॉल डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि वो जो डिजिट है ये 1000 डिजिट पे इतना भर गया है, तो सोचिए 1 खरब डिजिट पे ये कितना बोर्ड आपका भर जाएगा, है नी, सारा का सारा बोर्ड आपका भर जाएगा। अब आप में से कई जो होंगे वो पहला ये सोचेगा, इतने डिजिट क्यों निकाले, इतना डिजिट क्यों निकाला जा रहा है, मतलब पाई के 2 दशमलव तक बहुत है। चलो ज्यादा जोर है तो अगर आप कहीं यूज लेते हो साइंटिफिक में, तो 4 डिजिट कर लो, 5 डिजिट कर लो, 6 डिजिट कर लो, 10 ले लो, 15 ले लो। ये ट्रिलियन ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, सेंस क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो हमेशा कहता हूं, कि इसको, ये क्या फायदेमंद है, अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो आपके लिए बेकार है, फिर आपके लिए बेकार है, फिर आप क्रिएटिव नहीं है।
क्रिएटिव कभी किसी से ये नहीं पूछता कि इसे काम में कैसे लिया जाता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं इसको कैसे काम में ले सकता हूँ, मैं इसको कहाँ काम में ले सकता हूँ। जब आप ये सीख रहे हैं तो मतलब आप इंफॉर्मेशन बेस्ड आदमी हैं, आपको सिर्फ जानकारी चाहिए अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। आप किसी इस चीज को कहीं भी अप्लाई नहीं करना चाहते, ये एक होता है। और हर चीज मैंने जो बताया, इस धरती पे कुछ भी बकवास नहीं है, हर चीज कहीं ना कहीं काम में लेने आती है, काम में ली जा सकती है, उससे कुछ बनाया जा सकता है। अभी एक साइट है जिसका नाम है, ये देखो, ये एक साइट है, आपको पाई योर बर्थडे, अगर आप अपना बर्थडे लिखते हैं इसके अंदर, आपकी जो भी बर्थ रेट है वो अगर आप यहाँ डालते हैं, मान लीजिए मैं मेरे बड़े वाले बच्चे का, और उसका बर्थ डेट डालता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि आपके बच्चे का जो बर्थ डेट है वो आपको 28,000, जब आप उसको चलाएंगे पाई को, तो 28,522वें नंबर पे मुझे मेरे बच्चे का बर्थ डेट मिल जाएगा। पाई का 28,522वां डिजिट जो होगा, वो जो अगले 6 डिजिट होंगे वो मेरे बच्चे के जन्मदिन होंगे। वो जो अगले जब आप पाई को चलाओगे, पाई के सारे, तो पाई में जो 28,522वां नंबर आएगा डिजिट में, दशमलव में, तो वहां मुझे मेरे बच्चे का जन्मदिन 30 अगस्त 2019 वहां मिल जाएगा। अच्छा, सोचा ये बात, कमाल देखा आपने। इसका मतलब हम सबके बर्थ डेट पाई के अंदर फंसे पड़े, हम सबके बर्थ डेट वहां है, पाई के जो डिजिट है उस डिजिट में आपका बर्थ डेट आ जाएगा। हम में से इस दुनिया में हर कोई जो जन्म ले रहा है उसकी बर्थ डेट पाई के डिजिट्स के अंदर है। पाई का कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई 6 अंकों का जोड़ा आएगा जो आपका जन्मदिन होगा। और आप वो जोड़ा कहाँ आएगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है जिसका नाम है पाई डे। इसमें आप अपना बर्थ डेट डालिए और आपको वो मिल जाएगा कि वो कौन से नंबर पे। ये देखो, ये रहा माई बर्थडे 8/30/2019 एट पोजीशन 28,522। जब मैं 28,522 पे आऊंगा 3.141 करते करते, तो ये मेरे बच्चे की बर्थ डेट आ गई, और औरों की भी आ जाएगी। ये साइट करोड़ों कमाती है, ये साइट करोड़ों कमाती है, समझे आप बात। ये साइट करोड़ों कमाती है। अभी मैं आपको लेके आया हूं, ऐसे हजारों हजारों लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं और साइट ओपन करते हैं। साइट ओपन करते ही, है ना, जो साइट की जो पीछे की जो हिस्ट्री है वो शुरू कर देती है, उसका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। और ये है, तो बात समझे, बात ये नहीं चीजें काम कहाँ आती है, बात ये है कि आप कैसे काम में लेते हो, आप उसे कैसे समझते हो, है ना। जैसे एक कहानी मैंने सुनाई थी आपको बेथोवन की। तो बेथोवन थे जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते थे और बहुत अच्छे कंपोजर थे। एक बार किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि भाई कि मैं आपकी तरह म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, तो मुझे कितने साल लगेंगे इतना अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए आपको। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 20 साल लगेंगे। मतलब 20 साल लगेंगे मुझे, लेकिन मैंने सुना है आप तो 8 या 9 साल की उम्र में बन गए थे। बोला हाँ बन गया था। तो आप कैसे बन गए? बोला मैंने किसी से पूछा नहीं था, मैंने किसी से पूछा नहीं था कि म्यूजिशियन कैसे बनते हैं, मैं खुद से बना था, मैं खुद से बना था। तो जब आप खुद से कुछ करते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग होता है, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे वो ऑलरेडी है, फिर वो क्रिएटिव क्या हुआ, फिर वो क्रिएटिव क्या हुआ, वो तो ऑलरेडी दुनिया में है, वो तो ऑलरेडी दुनिया में है, वो तो जानकारी है, ज्ञान कहाँ है ना। क्रिएटिव वो होता है जो आप ही ढूंढ के बताओ, उससे पहले धरती पे कहीं नहीं था, वो जो कहीं नहीं था उसको कोई बता ही नहीं सकता। तो ये देखो, बन गया करोड़पति। समझ रहे हैं कि करोड़पति बनना कितना आसान है, कि करोड़पति बनना कितना आसान है। ये है, देखो चीजों को आप कैसे दे। अब प्रॉब्लम ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो मैं मेरे बच्चों को लेकर ज्यादा डरता हूँ, वो ये है कि मेरे बच्चों को पढ़ना सिखा देंगे, मेरे बच्चों को सवाल निकालना सिखा देंगे, मेरे बच्चों को 80% 90% ये सब ला देंगे, और फिर मेरा बच्चा नौकरी नौकरी घूमेगा, फिर मेरा बच्चा नौकरी नौकरी घूमेगा। ये पक्की बात है। और जबकि मेरा बच्चा अगर क्रिएटिव करना सीख गया तो एक झटके में वो कर जाएगा,
जो 60-60 साल के रिटायर आदमी भी अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। 60-60 साल तक नौकरी करके जो रिटायर हुए हैं वो लोग नहीं कर पाए। मेरा बेटा एक झटके में ऐसा काम कर जाएगा अगर वो इस तरीके से सोचना समझना सीख गया कि चीजों को यूज कैसे किया जाता है और कैसे उसको बनाया जाता है। अगर वो ये सीख गया तो वो हर चीज में से सोना निकाल लेगा। कुछ भी पाई में से निकाल लिया लोगों ने, दिख रहा है, पाई में से भी सोना निकाल लिया लोगों ने। तो कहीं से भी कुछ भी निकाला जा सकता है बस, लेकिन वही क्या निकालने की कला है, क्या वो समझ है, क्या वो चीज है कि हम उसमें से कुछ निकाल सके। ये एक बहुत क्रिएटिव एग्जाम्पल है। कितने बंदे ने क्या सोचा होगा, कैसे सोच के एक चौका मार दिया, हो गया काम इसका। तो और ये आइडिया जिंदगी भर इसी का रहेगा, ये आइडिया इन्हीं का रहेगा। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ। अब आगे सोचो, अब आप कहोगे सर कैसे सोचें, कैसे सोचें, मैं बता दूंगा तो मैं ही सोच लूंगा, आपकी जरूरत क्या है। ये खुद से सोचना होता है और इसके लिए ट्रेनिंग होती है। और हमारी स्कूलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस तरीके से ट्रेंड ही नहीं किया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कहा नंबर लाना है, फिर नंबर को 91 बनाना है, 91 को 92 बनाना है, 92 को 93 बनाना है, और ऊपर ही ऊपर चलते रहना है। 100 कभी आएगा नहीं और आपको चलते रहना है। वो ऐसे ही चलता रहता है। वो कभी क्रिएटिव कर ही नहीं पाता, कभी समझ ही नहीं पाता कि चीजें को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, चीजों को काम में कैसे लिया जाए ये भी सीखना होता है। सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, चीजें काम में कैसे ली जाए ये भी सीखना उतना ही जरूरी है। लोगों ने पाई के डिजिट को भी नहीं छोड़ा, उसमें से भी धंधा निकाल लिया। लोगों ने पाई के डिजिट को भी नहीं छोड़ा, सोचो, पाई के डिजिट में भी धंधा निकाल लिया। बताओ। अब ये कहोगे गुजराती है या वो है, कोई गुजराती नहीं है साहब। आ जाओ अब सवालों पे वापस। 115 एफ एक्स बराबर मोड एक्स -2 से लेकर +2 तक। -2 से लेकर +2 तक। तो क्या ये फंक्शन जो है, रोल थ्योरम इस पे काम नहीं करती? क्यों नहीं काम करती? कौन सी दिक्कत है जो इसमें आती है? कंटिन्यूटी नहीं आती, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है डिफरेंशिएबल की। ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये ग्राफ वी शेप है। ये ग्राफ वी शेप होता है और वी शेप होने की वजह से इंटरवल में वो बिंदु है जहां पर ये वी शेप बन रहा है। -2 से लेकर +2 के बीच में इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। -2 से +2 के बीच में। ये देखो, इस बिंदु पे क्या होगा कि आपकी दो स्पर्शरेखाएं आएगी, और दो स्पर्शरेखाएं आएंगी मतलब अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इधर से एक स्पर्शरेखा आएगी और इधर से एक आएगी। एक ही पॉइंट पे दो स्पर्शरेखा आएंगी, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। और एक ही बिंदु पे अगर दो टेंजेंट आती है, एक ही बिंदु पे अगर दो टेंजेंट आती है तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है और रोल पर में यहाँ पे लागू नहीं होती है। तो यही वो कारण है जिस वजह से रोल पर में लागू नहीं हो पा रही है। अगला, इसके ऊपर रोल पर में क्यों काम नहीं कर रही है? इसे कहाँ दिक्कत है? इसे कहाँ दिक्कत है? इस फंक्शन पे रोल पर में लागू क्यों नहीं हो रही है? तो भाई इसकी दिक्कत भी सेम है, सेम टू सेम दिक्कत है।
ये आपके दो ग्राफ हैं, ये दो ग्राफ हैं। 0 से 1 तक एक ग्राफ चलेगा, 0 से 1 तक तो ये वाला ग्राफ चलेगा, एक्स वाला। ये यहाँ 1 ले लेता हूं, यहां तक तो ये वाला ग्राफ चलेगा, y बराबर एक्स वाला। 1 तक तो ये चलेगा, और जैसे ही 1 आ जाएगा, जैसे ही 1 आ जाएगा, उसके बाद में ये ग्राफ हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी ये वाला ग्राफ। 2 पे जाके ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा y 2 माइनस एक्स। तो देख सकते हो कि सातत्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सातत्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है डिफ्रेंशिएशन की। क्योंकि ये जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 पर आपकी दो टेंजेंट बनेगी, दो स्पर्श रेखा बनेगी। एक स्पर्श रेखा ये वाली, स्पर्श रेखा 1। क्योंकि जो पॉइंट तीखे होते हैं, तीखे, पीक, चुभने वाले, जो चुभने वाले बिंदु होते हैं, उन पे दो स्पर्श रेखाएं आ जाती है। और दो स्पर्श रेखा आते ही फिर अवकलनीय तो नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे दो अवकलन के मान हो जाएंगे। एक तो लेफ्ट साइड का अवकलन, एक राइट साइड का अवकलन। लेफ्ट अवकलन अलग होगा, राइट अवकलन अलग होगा, यानी अवकलनीय नहीं हुआ। इसे आप स्पर्श रेखा के हिसाब से देखो तो वैसे देख लो, और अवकलन के हिसाब से देखो तो वैसे देख लो। यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हुई है, एक ही पॉइंट पे दो स्पर्श रेखा है, मतलब लेफ्ट अवकलज अलग है और राइट अवकलज अलग है। लेफ्ट और राइट अलग अलग है, अलग अलग है मतलब अवकलनीय नहीं है। क्योंकि अगर अवकलनीय होता तो लेफ्ट और राइट अवकलन एक आते हैं, तो इस कारण से ये रह गया। कौन सा फंक्शन है जिसमें -1 से +1 के बीच में रोल प्रमेय लागू होती है? इनमें से कौन है जिस पे रोल प्रमेय लागू होती है? -1 से +1 के बीच में रोल प्रमेय लागू होती है। तो अगर सांतत्य देखो तो सबके सब संतत है, सबके सब संतत है, सांतत्य की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब संतत है। बात अवकलनीय की करें तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अवकलनीय है, डी नहीं है। तो डी जो है वो अवकलन से बाहर आ गया, क्योंकि ये 0 पे अवकलनीय नहीं होगा, और 0 हमारे अंतराल में है, -1 से +1 के बीच में 0 आएगा, और इसलिए ये बाहर हो गया। फिर तीसरी जो शर्त है जो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु पे और अंतिम बिंदु पे मान बराबर होना चाहिए। प्रारंभिक बिंदु -1 है, अंतिम बिंदु +1 है। इस शर्त को ना तो ए पूरा करता है, ना ए ऑप्शन पूरा करता है, ना सी ऑप्शन पूरा करता है, सिर्फ बी ऑप्शन ही इस बात को पूरा करता है। तो आंसर हो गया बी। सिर्फ बी ऑप्शन है जो इस शर्त को पूरा करता है। रोल प्रमेय के अनुसार इसकी वैल्यू ऑफ सी निकालो, सी का मान निकालो, सी का जो मान है वो ज्ञात करो।
पहले e की पावर x का कर दो, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस cos x प्लस sin x, e की पावर x कॉमन, दो e की पावर x sin x, f डैश c बराबर 0, ये 0, साइन का मान 0 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है। अब देख लो हमें कौन सा चाहिए। हमें चाहिए पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में, पाई बाई 4 जो कि पाई हो जाएगा, तो आंसर हो गया पाई। एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल पर में, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 3 से लेकर 5 तक की वैल्यू कितनी होगी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम्म,
तुक्के मार रहे हो, है ना? तुक्के मार रहे हो। जीरो क्यों नहीं? इतने सारे जनों का आंसर आ कैसे गया? यूं ही? क्या लगाया आपने, क्या तर्क लगाया? 5 में से 3 गए, 2 आ गया। 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया, 2 आ गया। पता नहीं, मुझे तो कोई तर्क नहीं दिख रहा है इसमें। मुझे तो कोई लॉजिक यहाँ दिख नहीं रहा कि भाई एफ एक्स का डी एक्स करके 5 से 3 तक का, 3 से 5 तक का समाकलन कैसे होगा? अब जिन्होंने किया है वो बता दो कैसे किया आपने। हाँ, तो जो अनिल कह रहा है वो वाली बात तो बैठती है कि भाई एफ की जगह एफ डैश हो, एफ की जगह एफ डैश हो, तो फिर ये अवकलन है, और अवकलन का समाकलन करोगे तो आपका अवकलन कट जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, ये एफ एक्स आ गया। और फिर आप अपनी वैल्यू 3 और 5 इसमें पुट करोगे तो पहले 5 आ जाएगी और फिर 3 आ जाएगी, रोल पर में लागू हो रही है, इसका मतलब शुरुआत वाला मान और अंतिम मान 0 है, तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो F5 बराबर F3 आ जाएगा। एफ डैश है तो ये लॉजिक बनता है कि ये है, लेकिन एफ लिखा हुआ है, एफ डैश नहीं लिखा हुआ, तो क्या पता एफ के लिए भी कोई हो इसके अंदर। फिलहाल मुझे तो इसके अलावा दूसरा तरीका इसका समझ नहीं आ रहा है, और अगर ये सवाल सही है तब तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, और कैसे इसने यूज करवाया वो देखना है फिर। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा, अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। ठीक है, क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और बाद में देखेंगे इसको कैसे किया जा सकता है, और आगे मीन वैल्यू थ्योरम को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो रोल रोल के चल रहे हैं, अभी लांगराज के भी आएंगे, फिर लांगराज के सवालों को और करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।